हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं कि आपको वो अंतर्राष्ट्रीय समाचार दें जो भारत के परिवेश में हो, या वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज ईद के बाद पहला एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप सभी की खिदमत में ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद ऐसा मौका होता है जो सभी धर्मों और फिरकों के लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाता है। कई दिन के बाद आपके सामने आने की वजह से बहुत सी खास खबरें थी, जिनमें कुछ खास इस तरह से हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की भारत और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात पर टिप्पणी। उन्होंने कहा कि इलाके में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि इजराइल को वेस्ट बैंक में कब्जा की गई बस्तियों को इजराइल में शामिल करने का हक है। लेकिन इसी के साथ ये खबर भी है कि इजराइल के यहूदी गजा से लगे गिलाफ इलाके से डर के कारण अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। उधर लंदन से दिलचस्प खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिटेन यात्रा के दौरान ट्रंप और लंदन के मेयर सादिक खान के बीच तू मैं हुई है। मीडिया स्टार वर्ल्ड के पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत सी अहम खबरें हम नहीं कर पाते। जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि देश और विदेश की खास खबरें, इंटरव्यू और ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाएं। इसके लिए आपकी दुआओं और सपोर्ट की जरूरत है। आज जो खास खबर आप तक पहुंचा रहा हूं वो अमेरिका के CNN के एक बड़े पत्रकार निक पैटन वेल्च के जरिए अमेरिका की मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ के बढ़ाने की भूमिका पर की गई टिप्पणी के बारे में है। यह अमेरिका के ही मीडिया से अमेरिका की सरकार के बारे में की गई टिप्पणी है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। CNN के एनालिस्ट लिखते हैं कि जंग और झड़पों से ऊब चुके इस इलाके में सऊदी अरब को परमाणु हथियारों से लैस करने का वॉशिंगटन का फैसला फलीते में आग लगाने जैसा होगा, जिसका धमाका दूर दूर तक, यहां तक कि अमेरिका और यूरोप तक भी पहुंचेगा। मेरा समझना है कि अमेरिका ने एक तरफ सऊदी अरब से यमन की जंग शुरू कराकर और दूसरी तरफ इलाके में ईरान को दुश्मन के तौर पर दिखाकर हथियारों का कारोबार फैलाया है। CNN के वरिष्ठ पत्रकार निक पैटन वेल्च ने अपनी एक समीक्षा में लिखा है कि सऊदी अरब हथियारों की दौड़ में तो पहले ही कूद चुका था, और अब जिसके बारे में बहुत कम ही सुना गया है वो ये है कि रियाज परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है और ट्रंप परिवार इस बारे में उसकी मदद कर रहा है। ये वही हकीकत है जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूं। अमेरिका का दोहरा चरित्र, एक तरफ वो ईरान पर शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को हथियार बनाने का आरोप लगाता है और दूसरी तरफ सऊदी अरब को ईरान का डर दिखाकर उसे परमाणु टेक्नोलॉजी देने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कांग्रेस के सामने अपने बयान में कहा है कि हम इस पर नजर रखेंगे कि सऊदी अरब परमाणु हथियार ना बना पाए। निक पैटन वेल्च ने आगे लिखा है कि शायद वॉशिंगटन ने खुद को इस दावे में उलझा लिया है कि ईरान परमाणु हथियारों के हासिल करने की कोशिश में है, लेकिन वो अपनी इस करतूत से इलाके में हथियारों की होड़ को तेज करने का कारण बन गया है। ये ऐसी दौड़ है जिसमें व्हाइट हाउस में मौजूद वर्तमान परिवार यानी डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी राजमहल में मौजूद वर्तमान परिवार यानी किंग सलमान और उसके बेटे मोहम्मद बिन सलमान एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इलाके की स्थिति के बारे में जो शोर मचा रखा है, उसी की वजह से उन्होंने सऊदी अरब के साथ 110 अरब डॉलर का हथियारों का समझौता किया है। CNN के पत्रकार लिखते हैं कि इसके हटकर ट्रंप प्रशासन ने पहले महीने अमेरिकी कांग्रेस को धोखा देकर और ईरान के साथ खतरा बढ़ने के दावे के बहाने आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी का ऐलान करके सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात यानी UAE और जॉर्डन को 8 अरब डॉलर के हथियार बेच डाले। निक पैटन वेल्च का कहना है कि सऊदी अरब न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देशों से भी खतरनाक हथियार
खरीदने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के पास मौजूद गुप्त दस्तावेज यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि रियाज ने हालिया वर्षों में बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए चीन का भी रुख किया है, जबकि वर्ष 1987 में होने वाला समझौता रियाज को उस तकनीक की खरीदारी से रोकता है जो आम तबाही के हथियारों को हासिल करने का कारण बने। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि रियाज को आम तबाही फैलाने वाले हथियारों के ना हासिल करने के समझौते का पाबंद रहना होगा। सऊदी अरब, अमेरिका और इजराइल के जाल में फंसकर और उसके जरिए चलाए गए प्रोपेगेंडे के नतीजे में ईरान से नफरत करके कई तरफ से परेशानियों में उलझता जा रहा है। यमन और सऊदी अरब के नेतृत्व में चल रही 4 साल से जारी जंग अब खुद सऊदी अरब की तरफ मुसीबत बनकर पलटना शुरू हो गई है। अब तक यमन में जिस तरह से हर तरह की तबाही सऊदी अरब ने की है, उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। हाँ, वहां के अस्पताल, स्कूल, बाजार और कोई भी ढांचा बाकी नहीं बचा है। अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब अपनी पसंद की फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार वहां फिर से बहाल करने के लिए की गई जंग अब सऊदी अरब के गले की हड्डी बन गया है। ताजा खबर है कि यमन के हुथी संचालित सेना और वहां के वॉलंटरी फोर्स अंसारुल्लाह, जिसे ईरान समर्थित कहा जाता है, के जवानों ने सऊदी अरब के अंदर घुसकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हाल ही में अंसारुल्लाह की तरफ से जारी एक वीडियो में दिखाया गया है कि उसके जवानों ने सऊदी अरब के एक फौजी हवाई अड्डे पर कंट्रोल कर लिया है, जिसके टर्मिनल में 45 जंगी जहाज सुरक्षित खड़े हुए हैं। अब से पहले हुथी की कमजोरी यह थी कि सऊदी अरब के जहाज यमन में आकर बमबारी कर जाते थे और हुथी के पास सिर्फ मिसाइल, मोर्टार और ड्रोन थे, जिससे वो बड़े हमले नहीं कर पाते थे। उनके पास जंगी जहाज नहीं थे। अब हुथी अंसारुल्लाह को सऊदी अरब के जंगी हवाई जहाज मिलने के बाद जंग का पासा पलट सकता है। एक और खबर है कि हुथी अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के शहर नजरान के हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया है। खबर यह भी है कि हुथियों ने सऊदी अरब की सीमा में घुसकर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा सऊदी सैनिक और किराए के एजेंट मारे जा चुके हैं। किराए के एजेंट उन्हें कहा जाता है जो सऊदी अरब ने सूडान समेत कई अफ्रीकी देशों से नौकरी पर लाए गए जवान अपनी सेना में शामिल किए हुए हैं। यमनियों ने इससे पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाज के पश्चिम में 2 ऑयल पंपिंग सेंटर्स को भी निशाना बनाकर बहुत ही अहम पाइपलाइन पर हमला किया था। उस हमले में सऊदी अरब को 30 अरब डॉलर के नुकसान की बात कही गई थी। अंसारुल्लाह के नेता मोहम्मद बुखैती ने कहा है कि अंसारुल्लाह की लिस्ट में 300 ठिकाने हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय यानी खत्म किया जाना है। अब से पहले बुखैती ने कहा था कि हम रियाद और अबू धाबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद करने की ताकत रखते हैं। 27 जुलाई 2018 को अबू धाबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ड्रोन हमले की वीडियो के हवाले से उन्होंने कहा था कि इससे साबित होता है कि इमारात के पास सच बोलने की हिम्मत नहीं है। इमारात ने हमले के वक्त कहा था कि कोई हमला नहीं हुआ है। अब से पहले कई बार सऊदी अरब सरकार हुथियों पर यह आरोप लगाती है कि अंसारुल्लाह ने मुकद्दस शहर मक्का पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन सऊदी अरब के इस दावे पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब मक्का और मदीना पे हमले की बात कह करके दुनिया भर के मुसलमानों की एक तरह से अपने हक में हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी सरकार को एक तरह से सपोर्ट मिले, उसके गुनाहों पर पर्दा डाला जा सके। यमन के अंसारुल्लाह का कहना है कि अगर उसे पूरी तरह तबाह भी कर दिया जाए, तब भी वो मक्का जैसे पवित्र शहर को निशाना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उधर लंदन से एक बहुत ही अहम खबर आ रही है। टेलीग्राफ अखबार से बात करते हुए कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमाद बिन जासिम आले सानी ने कहा है कि दाइश यानी ISIS के ज्यादातर लोग सऊदी नागरिक हैं। उनका कहना है कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले आतंकवादी हमले, जिसे 9/11 भी कहा जाता है, में शामिल 19 आतंकियों में से 15 का सऊदी अरब से, 2 का संयुक्त अरब इमारात से और 1 का मिस्र से और 1 लेबनान से ताल्लुक था। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात आतंकवाद का बहाना बनाकर कतर के खिलाफ हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हम पर टेररिज्म का इल्जाम ऐसी हालत में लगा रहे हैं जब एक भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलकर उनके दावे को सपोर्ट नहीं किया है।
कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बिन जासिम ने यह सवाल उठाया है कि क्या हमें नहीं कहना चाहिए कि इन 15 सऊदी नागरिकों को सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और मिस्र की सरकारों की ओर से भरपूर सपोर्ट हासिल थी? क्या हमें इस पर भी चुप रहना चाहिए कि वॉशिंगटन में सऊदी अरब की एम्बेसी ने इन लोगों के पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे? यानी ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये इल्जाम नहीं है बल्कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं जिस पर वो ये बात कह रहे हैं। आपने देखा कि जिस देश को दुनिया भर के मुसलमान वहां मौजूद मक्का और मदीना पवित्र शहरों की वजह से बहुत ही एहतराम और इज्जत के साथ देखते हैं और वहां के बादशाह खुद को खादिम हरमैन कहलाकर उस एहतराम का फायदा खुद हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनका किरदार क्या है? वो किस हद तक इजराइल और अमेरिका के जाल में फंसकर पूरे इलाके की हुकूमतों को भी उसका गुलाम बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं? यह बात उस वक्त पूरी तरह से साबित हो गई जब मई 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे थे और शाह सलमान ने 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों के हुक्मरानों को ट्रंप की सलामी देने के लिए इकट्ठा किया था। क्या यह सब कुछ ठीक हो रहा है? वही सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल के कहने पर मुसलमानों में कट्टर नजरिए को बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिससे दुनिया भर में मुसलमानों की छवि आतंकवादी की बनाने में मदद मिले। यह बात हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खुद स्वीकार की है कि उनके देश ने पश्चिमी देशों के कहने पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन को टक्कर देने के लिए कट्टर नजरिए को बढ़ावा दिया है। ये बात खुद कह रहे हैं कि उन्होंने हमसे ये सब कुछ कराया है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। इसलिए मेरा समझना है कि जनता का जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि जिन्हें हम आदर देते हैं वो सिर्फ इसलिए ना हो कि वो ताकतवर सरकार हैं, बल्कि उनके कामों को देखकर तय करें कि उनका असल किरदार क्या है। जो लोग कह देते हैं कि मजहब और सियासत अलग अलग हैं, वो असल में बेईमान और करप्ट हुक्मरानों के काले करतूतों पर पर्दा डालने में मदद करते हैं। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।